अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पाकिस्तान के शमाली इलाके नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। हर साल हज़ारों सयाह इन इलाकों को देखने के लिए जाते हैं। हमने सोचा कि हम भी इन इलाकों में घूम कर देखते हैं। अपने प्यारे मुल्क को देखकर और भी ज़्यादा खुशी हुई। एक हफ्ता वहाँ पर रहकर हम वापस आ रहे थे कि मैंने रास्ते में सड़क के किनारे कुछ स्कूल के बच्चे देखे। मुझे लगा कि वो रास्ता भूल चुके हैं। मैं उनके साथ हो गया और उनके स्कूल चला गया, लेकिन वहाँ पर मैंने एक बहुत ही शरारती बेटी को देखा। वो आंखें बगैर झपके मेरी तरफ लगातार मतवातर देख रही थी। मेरे करीब आने पर उसने कहा, अंकल क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने खूब चौड़े होकर कहा, बेटा पूछो, क्या सवाल है? तो बेटी ने कहा कि अंकल ये बताएं, ज़मीन गोल है, हमें कैसे मालूम हुआ? मैं हंसने लगा और मैंने कहा, यह तो बहुत आसान सवाल है। ज़मीन के गोल होने के वैसे तो कई दलाइल दिए जा सकते हैं जो कि मैं एक अलग वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन सबसे कारआमद दलील यह है कि आज 80 से ज़्यादा मुल्क अपनी सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द घुमा रहे हैं, और जब एस्ट्रोनॉट्स जो उन सैटेलाइट्स में हैं वो ज़मीन को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ज़मीन गोल है। बेटी ने बगैर मुतासिर हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि फिर हमें ये कैसे पता चला कि ज़मीन के अंदर क्या है? हम ये कहते हैं कि ज़मीन के अंदर लिक्विड भी है, कोर भी है, लेकिन ज़मीन के अंदर तो हम कभी गए ही नहीं। इसका आप क्या जवाब देंगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोच में पड़ गया। सवाल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे मालूम हो चुका था कि बेटी ने मुझे लाजवाब करने की ठान ली है। जब भी ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं तो ज़लज़ले की जगह से शॉक वेव्स, सिस्मिक वेव्स या वाइब्रेशन वेव्स निकलती हैं और ज़मीन के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती हैं। इन सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक आला होता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये सिस्मोग्राफ मुख्तलिफ स्टेशंस पर दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं, जो ये देखते रहते हैं कि कहाँ पर किस वक्त कितनी शिद्दत का ज़लज़ला आया। सिस्मिक वेव सिर्फ अर्थक्वेक या ज़लज़ले से ही जनरेट नहीं होती, किसी बड़े एक्सप्लोजन धमाके की वजह से भी जनरेट हो सकती हैं, और अगर ज़मीन पर बिजली गिरे तो उससे भी सिस्मिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि सिस्मिक वेव्स दो किस्म की होती हैं। पहली किस्म को हम सरफेस वेव्स कहते हैं और दूसरी किस्म को बॉडी वेव्स कहते हैं। सरफेस वेव्स ज़मीन के ऊपर ज़मीन की सतह पर ट्रैवल करती हैं, जिसमें हमें लव वेव्स और रेलाई वेव्स नज़र आ रही हैं, जबकि बॉडी वेव्स ज़मीन के अंदर मूव करती हैं, ज़मीन के अंदर ट्रैवल करती हैं, जिसमें हमें प्राइमरी या पी वेव्स और सेकेंडरी एस वेव्स नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सरफेस वेव दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये एक पॉइंट है जहाँ से वेव्स जनरेट हुई, सिस्मिक वेव्स जनरेट हुई। तो सरफेस वेव हमेशा ज़मीन की सतह के ऊपर जाएगी और जहाँ पर हमारे डिटेक्टर्स हैं वो सिस्मोग्राफ उनको डिटेक्ट करेंगे, जबकि सिस्मोग्राफ ज़मीन के अंदर से आने वाली बॉडी वेव्स को भी डिटेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों किस्म की वेव्स दिखाई हैं। तो सरफेस वेव्स को हम पहले डिस्कस करते हैं और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा लव वेव्स। तो जब भी लव वेव ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है, तो पार्टिकल्स वेव की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अब देखें, वेव्स यहाँ से आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स दाएं बाएं मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से रिले वेव्स में ज़मीन ऊपर नीचे मूव करती है। वेव्स राइट साइड पर जा रही है, लेकिन ज़मीन ऊपर नीचे मूव कर रही है और ज़मीन के हिस्से एक सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर लव वेव की एक किस्म दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेव जो है वो राइट साइड पर ट्रैवल कर रही है, लेकिन ज़मीन के हिस्से बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर की तरफ और स्क्रीन के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने लव वेव के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स दे दी हैं ताकि आप इसे पढ़ सकें। लव वेव्स जनरली रिले वेव से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं और रिले वेव्स को रोल वेव भी कहा जाता है।
यहाँ पर फिर मैंने आपको लव वेव दिखाई, तो आप देख सकते हैं कि वेव इस तरफ को ट्रेवल कर, लेकिन इसकी रॉक्स बाहर की तरफ और अंदर की तरफ मूव कर रही हैं। रिले वेव में सूरत हाल ऐसी नहीं है, वेव दाईं तरफ मूव कर रही है लेकिन रॉक्स एक सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं। इस वजह से जब भी लव वेव का आपको सामना करना पड़ता है तो आपको लगता है कि जमीन दाएं बाएं हो रही है, लेकिन रिले वेव्स जहां पर आपके सामने आएंगी वहां पर जमीन ऊपर नीचे होती हुई महसूस होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको एक रिले वेव दिखाई है और आप इसमें सर्कुलर मोशन देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे लव वेव की, तो आप देखेंगे लव वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है, लेकिन आप अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट बाहर और अंदर की तरफ मूव होगा, अपनी जगह रहेगा लेकिन बाहर और अंदर की तरफ मूव होगा। रिले वेव में देखें आपको ये पॉइंट सर्कल में मूव करता हुआ नजर आएगा। आप देखिए रिले वेव आ रही है और ये उस जगह पर एक सर्कल में मूव कर रहा है, वेव एक ही तरफ ट्रेवल कर रही है। अब हम दूसरी वेव्स की तरफ आते हैं। मेरे पास यहां पर एस वेव है, तो आप एस वेव को देखें। जब हम एस वेव जनरेट करते हैं तो ये इंटरनल वेव्स होती हैं और आप देखें तो आपके पास जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो ऊपर और नीचे की तरफ है। आप देखें ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जबकि यहाँ पर लव वेव में पार्टिकल अंदर और बाहर की तरफ जाता था, यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से पी वेव देखें, पी वेव में आपको पार्टिकल आगे और पीछे जाते हुए नजर आएंगे। वेव की डायरेक्शन वही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पी वेव में यही पार्टिकल्स या यही रॉक्स आगे और पीछे जाती हुई महसूस होती हैं। इस एक स्लाइड से आपको चारों वेव्स के डिफरेंस का पता चल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं आपको यही एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक स्लैब है और उस स्लैब के अगर एंड पर एक हथौड़ी से, एक हैमर से स्ट्राइक की जाए तो आपको यहाँ पर एक पी वेव जनरेट होती हुई नजर आएगी जो आगे की तरफ जा रही है, ये पी वेव जनरेट हो रही है। लेकिन अगर मैं उसी हथौड़ी से, उसी हैमर से साइड पर स्ट्राइक करूं तो आपको एक एस वेव जनरेट होती हुई नजर आएगी। आप देखिए कि आपकी स्लैब दाएं बाएं डी शेप हो रही है, तो यह आपको एक एस वेव नजर आएगी। तो पी वेव में हम एक स्ट्राइक लगाते हैं बिल्कुल पिछली तरफ और एस वेव में हम स्ट्राइक लगाते हैं राइट साइड पर ताकि हम इनको डिपेक्ट कर सकें। एस वेव्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो लिक्विड या गैस में से नहीं गुजर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से ट्रेवल करती हैं और उसकी वजह यह है कि सॉलिड्स में हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान, और जब भी हम हैमर की एक स्ट्राइक करेंगे तो क्योंकि एटम्स एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ, इस वजह से वो मूव करेंगे, एक लेयर आगे की तरफ निकल जाएगी और दूसरी लेयर पीछे रह जाएगी। जिसको हमने स्ट्राइक किया होगा वो आगे निकल जाएगी और दूसरी पीछे रह जाएगी, तो वो उसको वापस खींचेगी और एक स्प्रिंग की तरह ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन एस वेव्स लिक्विड और गैसेस में इसलिए नहीं मूव कर सकते कि वहां पर हमारे पास इन दो लेयर्स के बीच में जो बाकी बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड्स होते हैं, और उस वजह से अगर मैं हथौड़ी या हैमर की एक ज़र्ब लगाऊंगा तो मेरे पास एक लेयर तो बिल्कुल आगे की तरफ जाएगी, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड दूसरे बॉन्ड्स इतने वीक हैं कि साथ वाली लेयर बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, जबकि सॉलिड में ये एटम्स भी मूव करते थे। इस वजह से अब ये एक प्राइमरी वेव बन जाती है, पी वेव बन जाती है, एस वेव नहीं रहती। तो एस वेव लिक्विड्स और गैसेस में से मूव नहीं कर सकती और उसकी वजह उनके वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब हम एस वेव और पी वेव के ट्रेवल को देखते हैं। तो हमारे पास ये एक पॉइंट है जहां पर सोर्स बनी सिस्मिक वाइब्रेशन की और वहां से एस वेव जनरेट हुई और पी वेव जनरेट हुई। एस वेव लिक्विड और गैस में से नहीं गुजर सकती, पी वेव्स गुजर सकती है। तो अब हम सिस्मिक वेव्स को देखते हैं। सिस्मिक वेव्स जब भी ज़मीन के अंदर से गुजरती है तो ज़मीन की डेंसिटी चेंज होती है और इस वजह से उनको रिफ्रैक्शन का सामना होता है। इसकी एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने एक कार ली है और मेरे पास दो किस्म के मीडियम है। ब्राउन कलर में आपको कीचड़ नज़र आ रहा है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये एक स्लो मीडियम है। तो हमारे पास गाड़ी आ रही है और गाड़ी जैसे ही पास पहुंचेगी, अब वो सीमेंट पर गई तो सीमेंट क्योंकि कम फ्रिक्शन दे रहा है उसके राइट टायर को, तो उसका राइट टायर तेजी से मूव करेगा, जबकि लेफ्ट टायर अभी भी मड में है, कीचड़ में है, इसलिए इसे फ्रिक्शन ज्यादा मिल रही है तो ये स्लो मूव कर रहा है। राइट टायर ज्यादा तेजी से मूव करेगा, इसलिए ये गाड़ी कर्व कर जाएगी, मुड़ जाएगी और ये गाड़ी मुड़ेगी लेफ्ट साइड की तरफ।
तो आप देखें कि यहां पर ये गाड़ी मुड़ते हुए इस तरीके से अपना पाथ चेंज कर लेगी, इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अगर इसी सिनेरियो को मैं उल्टा कर दूं तो अब गाड़ी राइट साइड पे मुड़ जाएगी, और उसकी वजह यह है कि ये राइट टायर अब मड में चला गया जहां पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास फ्रिक्शन कम है, इसलिए गाड़ी का पहिया तेजी से मूव करेगा। तो गाड़ी राइट साइड पे मुड़ना शुरू हो जाएगी और राइट साइड पे मुड़ते हुए सीधी चली जाएगी, इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब अगर ये गाड़ी बिल्कुल सीधी आए तो इसके दोनों टायर एक ही वक्त में मड में घुसेंगे, तो दोनों पर फ्रिक्शन एक जैसी होगी और गाड़ी सीधी की सीधी चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो वेव सीधी आएंगी, जमीन की कोर को कट करेंगी, वो सीधी गुजर जाएंगी। लेकिन जो भी वेव्स एंगल पर आएंगी, कुछ एंगल बनाएंगी, उनमें आपको रिफ्रैक्शन होती हुई नजर आएगी। हम यहाँ पे दो केसेस ले लेते हैं। पहला केस ये है कि जमीन की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। तो एक आतिशफिशा फटा, एक वॉल्केनो फटा और वहां से एक वेव जनरेट हुई जिसको मैंने गाड़ी से दिखाया। तो वो वेव इस लेयर से होती हुई, इस लेयर से होती हुई स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, और उसकी वजह यह कि जमीन में डेंसिटी जमीन के अंदर चेंज नहीं हो रही। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जमीन में क्योंकि रॉक प्रेशर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़मीन के अंदर जाते जाते उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही किसी लेयर की डेंसिटी दूसरी लेयर से बढ़ती है तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट करना शुरू कर देगी, और ये डिपेंड करेगा कि वो किस एंगल से ज़मीन के अंदर जा रही है। तो हमें अब गाड़ी या वेव टिल्ट करती हुई नजर आएगी, और ये फिनोमेना सबसे पहले हमें बताया एंड्रीजा ने। मैं पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इस नाम के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एंड्रीजा कहूंगा, जिन्होंने 1909 में एक बहुत बड़ा जल्जला आया और उसको काफी ज्यादा एनालाइज किया। और जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि सोर्स से दो हमारे पास सिज्मोमीटर दूर थे। तो उन्होंने एनालाइज किया कि जितना दूर सिज्मोमीटर होते हैं उतना ज्यादा टाइम चाहिए सिज्मिक वेव को वहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर ये सिज्मोमीटर ज्यादा दूर है तो इसको ज्यादा देर चाहिए, अगर इससे भी दूर कोई सिज्मोमीटर होगा उसको और भी ज्यादा टाइम लगेगा वेव को वहां तक आने के लिए। उन्होंने इस चीज को प्लॉट करना शुरू कर दिया, और उनका ख्याल था कि डिस्टेंस और टाइम के कर्व में एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद उनको यह एहसास होना शुरू हुआ, यहां पर आप देखें ये 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर तक ये स्ट्रेट लाइन रही, लेकिन उसके बाद जो वेव्स आना शुरू हुई उन्होंने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दिया। अब आप देखें ये लाइन, इसकी स्लोप कम है। ये उनके लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि आखिर वेव्स कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रही हैं। और फिर उनको एहसास हुआ जमीन की डेंसिटी चेंज होती है, और जमीन की डेंसिटी के चेंज होने की वजह से वेव्स कर्व करती हैं और वो डिस्टेंस जल्दी ट्रेवल कर लेती हैं। यहां पर मैं यही बात आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है जहां से वेव्स जनरेट हो रही हैं, और वेव्स हमारे पास हर तरफ को आ रही है, ये एस वेव्स हैं। लेकिन जैसे ही एस वेव किसी ऐसी चीज से टकराएगी जो लिक्विड से बनी होगी या गैस से बनी होगी, तो एस वेव उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी। और जब हम यहां पर मौजूद तमाम सिज्मोमीटर के स्टेशन से देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यहां पर ग्रे एरिया में हमें कहीं भी एस वेव्स नजर नहीं आती। इसका मतलब यह है कि येलो कलर का ये जो हिस्सा है या तो ये लिक्विड है और या ये गैस है। और फर्दर इस पर बात करने से हमें अंदाजा हुआ कि ये लिक्विड है। तो अब हम ये जान चुके थे कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी गेंद है जो कि लिक्विड से बनी हुई है। उसके बाद हमने पी वेव्स का बिहेवियर देखा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एस वेव्स भी हैं और पी वेव्स भी आ रही हैं। तो पी वेव्स देखते रहे, लेकिन पी वेव्स लिक्विड से और सॉलिड से रिफ्रैक्ट होती हैं, और हमें जमीन के दूसरी तरफ सिज्मोमीटर्स पर, सिज्मिक स्टेशंस पर मिलती हैं। उनकी रिफ्रैक्शन से हमें कुछ और अंदाजा होना शुरू हुआ, और वो अंदाजा ये हुआ कि जमीन के अंदर इनर कोर सॉलिड है, और इसकी कैलकुलेशंस हमने उनकी रिफ्रैक्शन से की। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जितना ज्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी, और जितना कम डेंसर मटेरियल होगा उतनी कम रिफ्रैक्शन होगी। तो एंगल से हमने निकाला कि जमीन के अंदर साख्त कैसी है, और हमें पता चला कि जमीन के अंदर मेंटल भी है, कोर भी है, और फिर इनर कोर भी है। यही चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई है। तो आप देख सकते हैं कि एस वेव्स कैसे बिहेव करती हैं और पी वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, और इनकी बेसिस पर हमने जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक मॉडल बनाया। मजे की बात यह है कि मोहोरोविकिक के नाम पर
क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक जो हिस्सा है उसको रखा गया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अहम चीज़ के बारे में बताया और ज़मीन के इंटरनल पार्ट्स के बारे में हमें कैलकुलेशंस करके एक मॉडल दिया। इसलिए उनके नाम को रिकग्नाइज करने के लिए इस लेयर का नाम उनके नाम पर रखा गया। बच्ची की आंखें अभी भी वैसे ही खुली थी। मैंने कहा, बेटी आंखें बंद कर लो वरना ठंड लग जाएगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।